बच्चों आओ देखते हैं ग्रेविटेशन फील्ड का पहला। क्लियर हो गई बात है भैया। पहला पॉइंट क्या होता है? इट इज अ रीजन, मतलब कि ये एक इलाका होता है। इलाका मतलब रीजन। आइए समझते हैं ये रीजन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होगे आपके सामने एक बहुत बड़ी ग्लोब दिखाई दे रही होगी। क्लियर हो गई बात है। इसमें हम चलते हैं इंडिया की तरफ। आइए चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया क्या है? एक रीजन। दिख रहा होगा ना इंडिया कितना बड़ा रीजन, समझ में। इसके अंदर अब हम आ जाते हैं कहां पर भैया? उत्तर प्रदेश, जहां पर भैया भी क्या इलेक्शन, तो उत्तर प्रदेश भी भैया क्या है? एक रीजन है। क्लियर हो गई बात है। अब इसके अंदर आप कहां जाते हैं भैया? कानपुर। कहां जाते हैं भैया? कानपुर, क्योंकि मैं कहां कराने वाला हूं? कानपुर। तो भैया कानपुर क्या? एक रीजन है। अच्छा सर अब समझ में आया रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन मतलब होता है इलाका। रीजन मतलब क्या होता है? इलाका। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गई बात है। अब भैया ध्यान देना, रीजन को बनाने वाला कोई ना कोई होता है। सही बात है कि नहीं है? तो भैया अर्थ किसने बनाई? गॉड ने। सही बात है ना। तो ये अर्थ एक पूरा एक रीजन है जहां पर लोग रहते हैं। उसको किसने क्रिएट किया? गॉड ने। क्लियर हो गई बात है। इंडिया एक रीजन है, उसको किसने क्रिएट किया? हम हिंदुस्तानी लोगों ने। सही बात है कि नहीं? ये भी एक रीजन है, किसने क्रिएट किया? हम हिंदुस्तानी लोगों ने। सही बात है कि नहीं? उत्तर प्रदेश, भैया उत्तर प्रदेश किसने क्रिएट किया? उत्तर प्रदेश के लोगों ने। सही बात है कि नहीं? और भैया कानपुर, कानपुर किसने क्रिएट किया? भैया कानपुरिया लोगों ने। सही बात है कि नहीं? तो आपको क्या पता चला? हर एक रीजन को क्रिएट करने वाला कोई ना कोई होता है। उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड भी भैया क्या है? एक रीजन है। क्या है भैया? एक रीजन। रीजन मतलब समझ गए? एक इलाका है। अब भैया ये कौन करता है? तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में ये कौन क्रिएट करता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भैया नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज क्रिएटेड बाय द अर्थ। ध्यान देना, अगर कोई रीजन होगा तो कोई ना कोई क्रिएट करेगा ना। तो भैया ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन कौन क्रिएट करता है? अर्थ क्रिएट। अब ये कौन क्रिएट करता है? अर्थ। देखिए भैया मैं अर्थ पे बैठा हुआ हूं, जैसा कि आपको दिख रहा है भैया मिल्की वे गैलेक्सी, ये अर्थ है। अर्थ ने अपने ऊपर एक रीजन क्रिएट कर रखा है जिसको हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन। भैया जिस घर में आप रहते हैं वो घर किसने क्रिएट किया है? आपके पापा ने। सही बात है कि नहीं है? तो जिस अर्थ पे रहते हैं उस पर कौन सा एक रीजन है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो भैया ग्रेविटेशनल फील्ड को किसने क्रिएट किया है? अर्थ ने। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भैया नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग बोथ, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्लियर होगा बात? सर इसका मतलब लिविंग थिंग कौन होते हैं? हम लोग। नॉन लिविंग थिंग कौन होते हैं भैया? स्टोन। क्लियर हो गई बात है। चौक। क्लियर हो गई बात। बोर्ड। क्लियर हो गई बात। समझ गए ना? तुम्हारे घर में रखी टेबल चेयर कुछ भी हो सकता है नॉन लिविंग थिंग। सही बात है ना? चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, ग्रेविटेशनल फोर्स सब पर लगती है। ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? सब पर लगेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। भैया नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? इट इज इनविजिबल इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स भैया दिखाई नहीं देती। जैसे तुम्हें तुम्हारा अपना घर दिखाई देता है ना, तुम लोगों को अपने मम्मी पापा दिखाई देते हैं ना, तुम लोगों को अपना फ्रेंड दिखाई देते हैं ना, भैया ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन दिखाई नहीं देती है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस। ध्यान देना, क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस। आइए वीडियो को एंड करने से पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि आज की इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। भैया पहला पॉइंट, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं आपके सामने लिखते हुए आ रहा होगा, क्या भैया? इट इज अ रीजन। पहला पॉइंट क्या होता है? जल्दी मेरे साथ बोलो, क्या होता है भैया? इट इज अ रीजन। आइए भैया देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताया था भैया मैंने? इट इज क्रिएटेड बाय द अर्थ। अरे हाँ शुभम सर, सेकंड पॉइंट तो आपने यही बताया था, विद फुल ऑफ एनिमेटेड वीडियोस। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? जल्दी से बच्चों तुम लोग बताओ, जल्दी से बताओ मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? अरे शुभम सर आपने बताया था इट कैन बी एक्सपीरियंस बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी विद एनिमेटेड वीडियो के साथ। और भैया चौथा पॉइंट क्या बताया था? अरे शुभम सर ये मिस्टर इंडिया। सर ये तो नहीं बताया, आप तो झूठ बोल गए। अरे मिस्टर इंडिया मतलब इनविजिबल। मिस्टर इंडिया मतलब इनविजिबल। तो भैया ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी होती है? इनविजिबल इन नेचर। आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम पहले कुछ चीजें बेसिक्स जानेंगे जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले हमें पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, न्यूटन ने अपने मरने से पहले कहा कि इस दुनिया में कोई भी दो बॉडी होंगी वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगी? फोर्स। क्या लगाएंगी? फोर्स। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अर्थ किस पे फोर्स लगा रही है? सन पर। और सन किस पे फोर्स लगा रही है? अर्थ पर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। डन। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। जैसा कि आप देख रहे हैं भैया मार्वल की मूवीज तो देखते हैं ना, जब कैप्टन अमेरिका किससे लड़ाई करता है? आयरन मैन से। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कैप्टन अमेरिका किस पे फोर्स लगा रहा है? आयरन मैन पे। और आयरन मैन किस पे फोर्स लगा रहा है? कैप्टन अमेरिका पर। आइए देखते हैं तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल आप देख रहे होंगे टॉम किस पे फोर्स लगा रहा है? जेरी पर। और जेरी किस पे फोर्स लगा रहा है? टॉम पर। और ये देखिए मैं आपके सामने लगा चौथा एग्जांपल, शिनचैन किस पे लगा रहा है? डोरेमोन पे। और डोरेमोन किस पे लगा रहा है? शिनचैन पे। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। न्यूटन भी यही हमें बताना चाह रहा था, इस दुनिया में कोई भी दो बॉडी होती है वो एक दूसरे पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। न्यूटन ने अपने मरने से पहले हमें दो पॉइंट्स बताए। क्या दो पॉइंट्स थे? पहला पॉइंट, जो भी फोर्स लग रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। भैया पीछे देखते जाना, सब कुछ टाइप हो रहा है। क्या है? फिर से बोल रहा हूं मैं कि इस दुनिया में कोई भी फोर्स लगेगी दो बॉडी के बीच में वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास।
शुभम सर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? भैया प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा सर अब समझ में आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 डॉट m2। सर ये m1 डॉट m2 क्या है? m1 जो है वो किसका मास है? अर्थ का। m2 जो है वो किसका मास है? सन का। दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 डॉट m2, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे। अब न्यूटन ने सेकंड पैरामीटर बताया। जानते हो सेकंड पैरामीटर क्या बताया? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये न्यूटन का सेकंड पॉइंट था। नहीं समझ में आया ना? मुझे भी नहीं समझ में आया था। चलिए फिगर से देखते हैं। जैसा कि आपको सन दिख रही होगी और अर्थ दिख रही होगी, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? r। समझ गए ना? पहले इस डिस्टेंस का कर लो स्क्वायर। तो जल्दी से बच्चों बताओ r का स्क्वायर क्या होता है? r का स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? r स्क्वायर। समझ गए? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बात शुभम सर की याद रखना, जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिनोमिनेटर में लिखी जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूमरेटर में लिखी जाती है। आई होप मेरी बात से आप क्लियर हो गए होंगे। तभी तो देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। अब समझ में आया r स्क्वायर आपने डिनोमिनेटर में क्यों लिखा? क्योंकि वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और पीछे आपने देखा था मैंने m1 डॉट m2 न्यूमरेटर में क्यों लिखा? क्योंकि वो क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो भैया मेरे पास अब दो इक्वेशन आ गई, जैसा कि आप देख रहे होंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 डॉट m2, जो कि हो गई मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, जो कि मेरी क्या हो गई? दूसरी, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। अब भैया मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया? मर्ज। शुभम सर इक्वेशन कैसे मर्ज करते हैं? देखो कैसे मर्ज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा फोर्स, फोर्स दिख रहा है ना? तो भैया अब क्या ले लेंगे? फोर्स। फिर क्या दिख रहा होगा? डायरेक्टली, डायरेक्टली तो क्या ले लेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा है? m1 डॉट m2, वो ले लिया। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? r स्क्वायर, वो ले लिया। तो बताओ दोनों इक्वेशन को मर्ज करके इक्वेशन क्या बनी? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 डॉट m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, जैसे कि आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्लियर हो गई बात? अब भैया एक बात ध्यान देना, जब भी कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो वहां आता है कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। जैसा कि मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो आपके सामने पीछे दिख रहा होगा a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। a b के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे साथ में क्या आ जाता है? कांस्टेंट। तो देखो क्या बन गया? a इज इक्वल्स टू kb, a इज इक्वल्स टू kb। अच्छा सर अब समझ में आया, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो साथ में आता है इक्वल टू और साथ में आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? k। क्या है? k। अब देखिए मेरे पास कौन सी इक्वेशन है? मेरे पास इक्वेशन है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सही बात है ना? भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो शुभम सर ने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? अच्छा सर अब समझ में आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने पर क्या आता है? कांस्टेंट। यहां पर कांस्टेंट क्या आया? g। k नहीं आता है। क्या आता है? g आता है। क्लियर हो गई बात? तो फॉर्मूला क्या बन गया? f इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? और यही फॉर्मूला किसने दिया था? न्यूटन भैया ने दिया था। और इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ गए ना मेरी बात? अब सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? अरे भैया देखिए फॉर्मूला क्या है? f इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसमें जो g दिख रहा है ना, ये होता है कांस्टेंट। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। आई होप आपको मेरी सारी बात क्लियर हो गई। रुक जाइए एक मिनट। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। आइए देखते हैं एसआई यूनिट के बारे में कि g की एसआई यूनिट क्या होती है। तो भैया g की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आइए वीडियो को एंड करने से पहले सारी चीज को सीख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या जाना? न्यूटन ने बताया था इस दुनिया में हर एक दो बॉडी एक दूसरे पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। क्लियर है बात? ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ये फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 डॉट m2। पहला पॉइंट समझ गए कि नहीं है? फिर दूसरा पॉइंट क्या पता चला हमें? फोर्स किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? r स्क्वायर के। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमें क्या पता चला? f इज इक्वल्स टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये दोनों बीच में फोर्स का फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गई बात? g क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आइए देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स। g की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। समझ गए? सेकंड पॉइंट, g कैसी वैल्यू होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। तीसरा पॉइंट, g को हम क्या भी कहते हैं? फिर से एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और चौथा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? जल्दी से बताओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक बार फिर से बोल दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg²। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने से पहले हमें स्विस एयरलाइन की घटना को जानना पड़ेगा जो कि 1988 में हुई। 1988 में एक स्विस एयरलाइन पूरा का पूरा पानी के अंदर समा गया, पूरा का पूरा। जैसा कि आप क्लिप पर देख रहे होंगे। समझ गए? सर इसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या लेना देना है? आइए देखते हैं। प्लेन को मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, समझ गए, और प्लेन कहाँ जा रहा है? पानी के अंदर जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ जा रहा है? पानी के अंदर। जैसे ही ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएगा तो पानी उस प्लेन पर क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी। किस डायरेक्शन में लगाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी, जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आर्किमिडीज ने बताया अपने मरने से पहले कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर जाएगी तो पानी उस पर क्या करेगा? एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। देखो नाम में ही बच्चों लिखा है अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ। क्या होता है बच्चे? ऊपर की तरफ। तो जैसे ही स्विस एयरलाइन का प्लेन पानी के अंदर जा रहा था तो पानी उस पर क्या लगा रहा था? अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा था, जिसको हम क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड फोर्स। सर ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है? अपवर्ड फोर्स क्या होती है? बायएंट फोर्स क्या होती है? इसको जानने से पहले आपको एक कहानी जाननी पड़ेगी। अपथ्रस्ट, अपवर्ड, क्लियर हो गई बात ना? अपथ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड फोर्स और बायएंट फोर्स, ये तीन अलग अलग नाम है ऐसा आपको लगता है, जबकि तीनों एक ही चीज है ये मुझे लगता है। इस कहानी को समझने से पहले आपको एक गांव की कहानी जाननी पड़ेगी। गांव में एक लड़का हुआ करता था। मम्मी उसको प्यार से क्या बुलाती थी? सोनू। दोस्त प्यार से क्या बुला लेते थे? बबूचक। और कुछ दोस्त प्यार से क्या बुलाते थे? बाबू। बाकी तो समझदार हैं। क्लियर हो गई बात है? फिर से ध्यान सुनना। मम्मी क्या बुलाती थी? सोनू। दोस्त क्या बुला लेते? बबूचक। और दूसरे दोस्त क्या बुला लेते? बाबू। एक ही लड़के के तीन नाम हो सकते हैं कि नहीं? तो भैया जब एक लड़के के तीन नाम हो सकते हैं तो अपवर्ड फोर्स के क्यों नहीं हो सकते हैं? तो भैया हम उसको अपवर्ड फोर्स बोल लें, चाहे बायएंट फोर्स बोल लें, चाहे अपथ्रस्ट बोल लें, तीनों के तीनों नाम सेम है। आई होप इस कहानी से आपको यह समझ में आ गया होगा अपथ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड फोर्स और बायएंट फोर्स तीनों की तीनों एक ही फोर्स होती है। अब समझते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था। आर्किमिडीज ने बताया इफ अ बॉडी पार्शियली और फुल्ली सबमर्ज इनसाइड द लिक्विड, इसका मतलब जब भी कोई बॉडी पूरी तरीके से पानी में डूब जाए या आधी डूब जाए, देन द लिक्विड विल एक्सर्ट एन अपथ्रस्ट फोर्स ऑब्लिक अपवर्ड फोर्स ऑब्लिक बायएंट फोर्स ऑन इट, जैसा कि आपको मेरे फिगर पे दिख रहा होगा। क्लियर है बात है? दिस फिनोमेना इज नोन एज बायंसी एंड इट इज आल्सो नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आइए देखिए वीडियो में एक और चीज आपको दिख रही होगी। सर ये पानी क्यों बाहर आ रहा है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा तो पानी उस पर क्या लगाएगी? अपवर्ड फोर्स। इस अपवर्ड फोर्स की वजह से जो पानी होगा वो कहां ना स्टार्ट हो जाएगा? बाहर की तरफ, और प्लेन कहां जाने लगेगा? अंदर की तरफ। अब समझ में आया जब भी कोई चीज पानी के अंदर जाती है तो पानी बाहर क्यों आता है? यही प्रिंसिपल किसने एक्सप्लेन किया था? हमारे आर्किमिडीज भैया ने। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए आपको समझाने के लिए मैं छोटी सी क्लिप आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए भैया बॉल पानी के अंदर जा रही है और पानी कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। अच्छा सर अब समझ में आया जब भी कोई चीज पानी के अंदर जाती है तो वो बाहर क्यों आती है? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने सिखाया क्योंकि पानी उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जिसको क्या कहते हैं? अपवर्ड फोर्स। और बच्चों क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। और क्या कहते हैं बच्चों? बायएंट फोर्स। और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? बायंसी। और इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप इस क्लिप से क्लियर है बात। आई होप उस स्विस एयरलाइन वाले पिक्चर से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब समझ में आया जब टाइटैनिक का जहाज डूबा था तो एक पानी बाहर क्यों निकल रहा है? हाँ सर अब समझ में आया। क्लियर हो गई बात। डेंसिटी को समझने के लिए मैं आपके सामने एक 4 केस लाया हूं। केस फर्स्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक क्यूब लिया है। इस क्यूब की खासियत है सर, क्या खासियत है? इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। मैं जो भी चीज बोल रहा हूं अपनी कॉपी पे नोट करते चलना। क्लियर है बात? मैंने एक पीछे क्यूब लिया है और इस क्यूब में भैया इसका वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब। इसमें एक आदमी आता है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका मास है 1 kg। क्लियर हो गई बात है? तो भैया इस 1 मीटर क्यूब में कितना मास स्टोर है? 1 kg। ठीक है, आई होप ये बात समझ के होंगे, इस बात को याद रखना। अब मैं लेता हूं केस सेकंड। केस सेकंड में भी मैंने क्यूब लिया और उस क्यूब का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। क्लियर है बात है? अब इसमें 2 आदमी आते हैं तो भैया इसका मास कितना हो जाएगा? 2 kg। तो भैया पिछले वाले केस में 1 मीटर क्यूब में कितना मास था? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 1 kg। अब 1 मीटर क्यूब में कितना मास हो गया भैया? 2 kg। सही बात है ना? अब देखिएगा, अभी वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, आगे देखते रहिएगा। केस थर्ड। अब केस थर्ड में भैया मैं लाता हूं 3 आदमी, यानी अभी भी वॉल्यूम कितना है क्यूब का? 1 मीटर क्यूब। अब उसके अंदर आदमी कितने आ गए भैया? 3। तो भैया मैं कह सकता हूं अब 1 मीटर क्यूब में कितना मास हो गया? 3 kg। अभी भी रुकिएगा रुकिएगा।
चौथा केस देखिए भैया, अब मैंने भैया वॉल्यूम लिया 1 मीटर क्यूब, अब इसमें कितने आदमी आ गए, 100 आदमी, तो भैया अब कितना हो गया भैया मास, 100 kg। अच्छा शुभम सर, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ, देखिए चारों डायग्राम आपके सामने आ गए ना। पहले वाले केस में 1 मीटर क्यूब में मास था 1 kg, दूसरे वाले केस में 1 मीटर क्यूब में मास था 2 kg, तीसरे वाले केस में 1 मीटर में मास था 1 मीटर क्यूब में मास था 3 kg, और चौथे वाले केस में 1 मीटर क्यूब में कितना मास था, 100 kg। बेटा यही तो डेंसिटी होती है भैया। सर डेंसिटी का मतलब भैया 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास स्टोर कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डेंसिटी। आई होप इस एग्जांपल से आप डेंसिटी के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये डेफिनेशन क्या होती है, तो द अमाउंट ऑफ मास स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, समझ में आया ना, द अमाउंट ऑफ मास स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मतलब कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास स्टोर कर सकते हैं भैया, उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। आइए सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है बातें। और भैया रुकिए, इसकी एसआई यूनिट भी पूछी जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जल्दी से बता दो शुभम सर, केजी पर मीटर क्यूब। इतने तो टैलेंटेड आप हैं। क्लियर हो गई बात। अब आपके पीछे क्वेश्चन लिखा होगा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो जल्दी से बता दो भैया डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है। अरे भैया डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको जरूर याद कर लो, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपके पीछे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। शुभम सर ये एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो आइए देखते हैं भैया एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए भैया। डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। पहला पॉइंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सर इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी बॉडी की डेंसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और दूसरा क्या होना चाहिए, वाटर। मतलब कि जब हम किसी बॉडी की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, रिलेटिव डेंसिटी। अब समझ में आया सर इसका क्या मतलब होता है, इट इज द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर हो गई बात है। जब एक बॉडी की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, रिलेटिव डेंसिटी। आई होप आपको रिलेटिव डेंसिटी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, रेशियो होता है। तो भैया जाते जाते एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है सिल्वर की, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आप निकाल पाते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट करेंगे हमारे यूट्यूब सेक्शन पर। क्लियर हो गई बात है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक स्टूडेंट है यानी कि लड़का, वो ये पानी में क्या मार रहा है, पत्थर, और वो पत्थर पानी में क्या जा रहा है, डूब जा रहा है। कभी सोचा ऐसा क्यों हो जाता है कि पत्थर मारो तो डूब जाता है, पर जो बोट होती है वो तो फ्लोट करती है, पेपर जो होता है वो तो फ्लोट करता है, ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। आप देख रहे होगे मेरे सामने एक बीकर रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात है ना। और उस बीकर के अंदर एक स्टोन मैं फेंक रहा हूं और वो स्टोन कहाँ जा रहा है, नीचे। तो भैया यहाँ पर 2 डेंसिटी होंगी। सर डेंसिटी क्या होता है भैया, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा डेंसिटी के लिए, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 डेंसिटी कौन सी है, एक डेंसिटी हो गई लिक्विड की और एक डेंसिटी किसकी हो गई, बॉडी की। अगर बॉडी की डेंसिटी, ध्यान देना, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या ज्यादा, तो भैया बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अच्छा सर अब समझ में आया, जो बड़े से स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक लड़का जो पत्थर मार रहा है, वो पत्थर भैया नीचे जाके क्यों डूब जा रहा है, क्योंकि जो स्टोन की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है। और जब भी किसी भी बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। आइए देखते हैं केस सेकंड। केस फर्स्ट में आपने कहानी तो देख ली, केस सेकंड में आप देख रहे हो बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है मेरे पीछे, और शिप क्या हो रही है, फ्लोट कर रही है। सर शिप और बोट फ्लोट क्यों करती है, तो आइए देखते हैं भैया जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक बोट लेता हूं, बोट की भी अपनी एक डेंसिटी होगी, और नीचे भैया पानी, तो भैया पानी की भी डेंसिटी होगी। और जब बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है, कम, अगर बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है, कम होती है, तो उस कंडीशन में भैया बॉडी क्या होगी, फ्लोट करेगी। इसका मतलब जो बोट होती है, जो शिप होती है, ये जिस मटेरियल के बने होते हैं, इसकी जो डेंसिटी ली जाती है वो क्या ली जाती है, वाटर की डेंसिटी से कम ली जाती है, जिसकी वजह से आसानी से क्या कर सकें, फ्लोट कर सकें। आइए अब देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। हमने 2 केस पढ़े, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा। केस फर्स्ट में डेंसिटी बॉडी की क्या थी, ज्यादा, और लिक्विड की क्या थी, कम, इसलिए बॉडी क्या हो गई, डूब गई, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। नेक्स्ट केस सेकंड में हमने क्या पढ़ा, शिप के बारे में, बोट के बारे में। ये क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी। फ्लोट क्यों कर रही थी, क्योंकि भैया इनकी जो डेंसिटी थी वो कम थी और पानी की डेंसिटी क्या थी, ज्यादा, इसलिए क्या कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे।
टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। भैया फंडामेंटल पार्टिकल सही बता, जब मैं आपके एज ग्रुप में था तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने कुछ एग्जांपल से समझा। एग्जांपल के तौर पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, एक बहुत बड़ी वॉल बनी है ना। अब जल्दी से बताओ ये वॉल किसकी बनी होगी? ब्रिक की। तो ब्रिक इस वॉल का क्या कहलाएगा? फंडामेंटल पार्टिकल। अच्छा सर, अब समझ में आया फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है। फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिससे कोई भी चीज बनना स्टार्ट होती है। इट इज अ बेसिक पार्टिकल जिससे कोई भी चीज बनना स्टार्ट होगी। तो वॉल किससे बनना स्टार्ट होती है? ब्रिक से। तो ब्रिक क्या कहलाएगा? फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं केस 2। केस 2 में आप देख रहे होंगे एक ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब ये ह्यूमन बीइंग किससे बना होगा? सेल से। तो भैया सेल इसका क्या कहलाएगा? फंडामेंटल पार्टिकल। आपने जूनियर क्लासेस में चीज पढ़ी भी थी, सेल इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल की। इसलिए सेल को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। तो इन दो एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब वो बेसिक चीज जिससे कोई भी बनना स्टार्ट होता है। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए मास के बारे में। मास में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर का, सर मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी। मास उसका क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। सेकंड पॉइंट, मास नेवर चेंजेस प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट और गैलेक्सी टू गैलेक्सी। मास ना ही प्लेस टू प्लेस चेंज होगी, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होगी और गैलेक्सी टू गैलेक्सी चेंज होगी। मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। बच्चों क्या रहता है? कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गई बात है। तो भैया तीसरा पॉइंट क्या होता है? इट्स एसआई यूनिट इज केजी। तो भैया मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। अब हम करते हैं वेट के बारे में। क्लियर हो गई बात है। सर वेट क्या होता है? बेटा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पता ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर क्या होती है? 9.8। जब आप मास को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमें उस बॉडी का क्या पता चल जाता है? भैया जल्दी से बता दो, वेट पता चल जाता है। क्लियर हो गई बात। सेकेंड पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, W इज इक्वल्स टू M इंटू G। M किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। और G किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। जैसा कि हमने पढ़ा था ना, मास कांस्टेंट होता है, ना ही ये लोकेशन टू लोकेशन पर चेंज होता है, प्लैनेट टू प्लैनेट पर चेंज होता है और भैया गैलेक्सी टू गैलेक्सी पर चेंज होता है। पर भैया वेट प्लैनेट टू प्लैनेट पर चेंज हो जाता है, अर्थ पर कुछ और मून पर कुछ और। समझ गए ना मेरी बात? क्लियर हो गई बात है? समझ गए ना? गैलेक्सी टू गैलेक्सी पे भी चेंज हो जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी में आपका वेट कुछ और होगा और दूसरी गैलेक्सी पर कुछ और होगा। तो इससे हमें तीसरे पॉइंट के बारे में क्या पता चला? इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। मास कैसी है? कांस्टेंट। पर वेट कैसा है? वेरिएबल। फोर्थ पॉइंट, बेटा फोर्थ पॉइंट क्या है? इट्स एसआई यूनिट। बच्चा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ध्यान देना भैया, वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आप कहोगे भैया हमारे पापा तो कहते हैं हमारा वेट 50 किलो है, ऐसे तो यूनिट केजी होनी चाहिए। भैया हम लोग गलत बोलते हैं। एक्चुअल में वेट की जो असली यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है, केजी नहीं होती है। समझ गए ना? तो जिस भ्रम में आप जी रहे हैं उस भ्रम से निकल जाइए और वेट की यूनिट को, केजी को नहीं अडॉप्ट कीजिए। किसको अडॉप्ट कीजिए? न्यूटन को अडॉप्ट कीजिए। लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपके लिए डिफरेंस लेके आया हूं। वेट में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे इधर वेट में? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, W इज इक्वल्स टू M इंटू G। वहां पर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय M। ध्यान देना। अब वेट का तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, वेट कैसी क्वांटिटी है? वेरिएबल क्वांटिटी। तो इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। वहां पर मास में तीसरा पॉइंट बच्चे क्या लिखेंगे? जल्दी से बताइए। इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। समझ गए ना? फोर्थ पॉइंट जल्दी से बताइए, वेट में क्या लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए भैया। वेट में लिखा हुआ है इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो भैया मास में बताइए जल्दी से क्या लिखा हुआ है? जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इट्स एसआई यूनिट इज केजी। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और ये डिफरेंस जो लिखा है ना, कॉपी में जरूर नोट कर लेना। किसी भी स्कूल का पेपर हो, वेट और मास के बीच में डिफरेंस जरूर पूछा जाता है। आइए बेटा देखते हैं थ्रस्ट के बारे में। पहली मोटी मोटी चीज, थ्रस्ट मतलब फोर्स। लिख लो, इट इज अ फोर्स। सर बस इस फोर्स में क्या फर्क है? ये फोर्स जब भी लगेगी ना तो सरफेस से 90 डिग्री बनाएगी। सरफेस से क्या बनाएगी? 90 डिग्री। बच्चों मेरा हाथ देखो, हाथ दिख रहा है ना? ये पेन देखो, ये पेन क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। लग गई लग गई लग गई लग गई, लग गई फोर्स।
देखो भैया सरफेस से कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। जब भी कोई फोर्स सरफेस से 90 डिग्री बनाती है उसको क्या कहते हैं? थ्रस्ट। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। क्लियर है बात? अच्छा बच्चे जल्दी जल्दी से बताओ फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो भैया थ्रस्ट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन। आई होप थ्रस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इधर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को देख रहे हैं ना, ये एक सरफेस है कि नहीं है, और इस सरफेस पर एक फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है? वो फोर्स कैसी लग रही है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। जब भी कोई फोर्स सरफेस से 90 डिग्री बनाती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन। सिंपल सी बात। आइए देखते हैं प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? प्रेशर के बारे में। क्लियर हो जाता है भैया? प्रेशर होता है द फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। समझिएगा ये एक एरिया है कि नहीं, इसमें फोर्स लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं, समझ गए? इसका एरिया कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों जो मैं बोल रहा हूं बोलो, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे मैं फोर्स लगाऊं, कितने मीटर स्क्वायर पर? 1 मीटर स्क्वायर पे। 1 मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लगती है उसी को क्या कहते हैं? प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेशर। तभी देखो डेफिनेशन क्या है? फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर। ध्यान देना, मुझे पूरी सरफेस से लेना देना नहीं है, मुझे कितने से लेना देना है? 1 मीटर स्क्वायर से। 1 मीटर स्क्वायर पे जो भैया फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। और यूनिट क्या होती है? पास्कल। क्या होती है बच्चों? पास्कल। और पास्कल किसके बराबर होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं। आइए डायग्राम देखिए, समझ गए? ये डायग्राम दे रखा हुआ, यहाँ पे फोर्स लग रही है, समझ गए ना? और ये सरफेस दे रखा है कि नहीं दे रखा है? किसी भी सरफेस पे जब फोर्स लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर। आई होप आपको प्रेशर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको हमारी नॉलेज बहुत अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक और चीज, टेलीग्राम चैनल, क्लियर हो गई बात है? जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर आप हमें lavi2523 पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे आप हमें लावी फंडा पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, और भैया फेसबुक पे आप शुभम यादव के पे कमेंट भी कर सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं फॉर अवर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।